हाँ, तो प्रिय बंधु, आप लोगों से मैं ये भी बता दूँ कि लेक्चर 16 में आप लोगों को वाष्प दाब को मैंने समझाया था। वाष्प दाब को डेफिनेशन को लिखवाया, फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों को भी डेफिनेशन के रूप में मैंने उसके बारे में लिखवा दिया। क्लियर है? अब मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ। ये कहानी 1886 की है और वैज्ञानिक का नाम है रॉल्ट्स। ठीक है, अर्थात रॉल्ट के नियम के बारे में बात किया जाएगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि राउल्ट का नियम जो था, ये दो प्रकार के सब्सटेंसों के लिए बात किया था। अब कहिएगा सर ये बता दो कौन कौन से सब्सटेंस थे, तो मैं बता दूं आप लोग को। वो सब्सटेंस आप लोगों का था वाष्पशील और अवाष्पशील। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वाष्पशील और अवाष्पशील के बारे में फिर थोड़ी सी मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, आप लोग को मैं ये बता दूं कि देखिए यहां बना रहा हूं जल। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का एल्कोहल में एथेनॉल की बात कर रहा हूं, मेथेनॉल की बात कर रहा हूं, और उसके बाद में टॉल्यूइन की भी। टॉल्यूइन ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाष्पशील होते हैं। अर्थात और बता दे, नैप्थलीन भी है, वो भी क्या होता है? वाष्पशील ही होता है। तो ये सब जितने भी सब्सटेंस हैं, अगर इसे गर्म करोगे प्रिय बंधु, एक बंद पात्र में तीन के अणु वाष्पित होकर कंटेनर में दाब उत्पन्न करेंगे। इसके टर्म में भी रॉल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके फलस्वरूप एक सूत्र मिला था, एक फार्मूला मिला था, एक संबंध मिला था। उस संबंध को मैं बताना चाहूंगा, यही है। देखिए, टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलयन का जब दोनों कंपोनेंट विलय हो, तब जब दोनों कंपोनेंट, दोनों अवयव विलय एवं विलायक दोनों उड़नशील हो, वाष्पशील हो, तो उसके टर्म में इन्होंने दिया था, एक सूत्र दिया था, P0A इंटू एक्स ए, अब प्लस बताया था P0B इंटू एक्स। यही तो प्रूफ करना है हमें। जहां ये मान लेते हैं मैं कि विलय है, विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को इंडिकेट करेगा, और ये विलय का मोल फ्रैक्शन को यानी मोल अंश को दर्शाएगा। ये मान लेते हैं विलायक B है, तो विलायक B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को दर्शाएगा, और ये आपका क्या है? उसका मोल अंश है। इन दोनों कंपोनेंटों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उन्हीं के मोल अंश के गुणनफल का योगफल जो होता है, दो यानी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो उनके कुल वाष्प दाब यही होते हैं। यही तो मुझे प्रूफ करना है प्रिय बंधु, आज मैं बताने जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये बात करते हैं, आप चीनी के नाम जानते होंगे, C12H22O11, ये अनायनिक भी होता है। ग्लूकोज को भी प्रिय बंधु आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यूरिया को भी जानते हो, CONH2 के होल ट्वाइस, इसी को बोलते हो CONH2, NH2CONH2 भी बोलते हैं। और बात करें आप लोगों से NaCl नमक भी, ये बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाले सब्सटेंस हैं, जो कि न्यूमेरिकल में हमेशा प्रेरित करेगा। इनका आप लोग परमाणु भार के बारे में जानते होंगे, 342 होता है ग्राम मोल इनवर्स। इनका 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। और इनका जो होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स, और इनका जो होता है कितना निकाल लो, 58.5 मेरे ख्याल से होनी चाहिए ग्राम मोल इनवर्स। ये सारे जो होते हैं ये अवाष्पशील विलय हैं, ये अवाष्पशील विलय हैं, ये वेपर उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात इनके वाष्प दाब ऑलवेज जीरो होगा।
क्योंकि जब वाष्प ही नहीं बनेगा तो दाब क्या उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा, स्वाभाविक है। और बताओ, मिट्टी को, बालू को पानी के साथ घोलकर गर्म करोगे तो बालू के कण कहीं दाब उत्पन्न करेगा? नहीं प्रिय बंधु, क्योंकि वो वोलेटाइल ही नहीं है, वो वाष्पशील ही नहीं है। तो वाष्पशील जो पदार्थ नहीं होते वो क्या दाब नहीं उत्पन्न करते? क्लियर? आगे चले ना, तब चलते हैं। स्क्रिप्ट पहले बता दें आप लोगों को, पहले मैं लिटरेचर नहीं, पहले मैं थ्योरी को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहले थ्योरी को समझ लें, उसके बाद लिटरेचर को देते हुए, समझाते हुए लिखवा दूंगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। याद करेंगे, ये प्रश्न 12वीं क्लास में पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है 2 नंबर में, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और ये याद भी करेंगे, एक बात को ध्यान रखेंगे। देखिए जरा, मैं पहले 2 कंटेनर को लेता हूं प्रिय बंधु, ध्यान रखना, 3 कंटेनर लूंगा पहले। देखो प्रिय बंधु, पहले मैंने समझाना, कोशिश करो मेरे बात पर विचार करना। ये आपका एक कंटेनर रहा पात्र, प्रिय बंधु ध्यान रखना। दूसरी पात्र मैं यहीं पे यहां ले लेता हूं, बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के बदले में, दोनों के योगफल के बराबर मैं एक पात्र यहां लेता हूं। ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं आप लोग को ले लेता हूं एथेनॉल, C2H5OH, सूत्र तो जानते होंगे, यही देसी शराब भी बोलते हैं इसी को, स्वदेशी प्रोडक्ट, बिहार का नागेंद्र प्रसाद के रूप में जाना जाता था, ठीक है। मदिरा के रूप में इस्तेमाल करते हुए इसी को, और इसमें मैं लेता हूं जल को प्रिय बंधु। ध्यान देना, दोनों पदार्थ कैसे हैं? तो आप लोग कहोगे सर वोलेटाइल, सर उड़ेगा, वाष्पित होगा, ठीक है ना। ये कंटेनर वेसल क्या है? क्लोज है प्रिय बंधु। और ये भी वेसल क्या है? क्लोज है प्रिय बंधु। ध्यान रखना मेरे बंधु, देखना मैं क्या बोलता हूं। इस कंपोनेंट को मैं मान लेता हूं ए, जो विलय का मेरा काम करेगा। याद रखना क्या है मेरा? विलय, मैं मान लेता हूं ऐसा। आप किसी को विलय और विलायक मान सकते हो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि इसमें अमाउंट निर्धारित नहीं है। अगर अमाउंट निर्धारित कर देते तो ये फिक्स हो जाता कि यही है, ठीक है। ऐसे अगर चाहो तो मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं, मैं 50 ग्राम ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100 ग्राम ले लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जो कि मेरा ये विलायक काम, ये विलायक का। अगर ये 100 होता, ये अगर 50 होता तो ये विलायक होता, ये विलय होता और ये विलायक, ठीक है। लेकिन जिसकी अमाउंट विलयन में कम होती प्रिय बंधु, वो क्या होता है? विलय पदार्थ होता है। और जिसका अमाउंट विलयन में अधिक होता है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होता है, वो क्या होता है? विलायक होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं इस जल को आपको ये विलायक कह चुका, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है? ऑलरेडी अधिक है। क्या है? विलायक। ध्यान रखेंगे, विलायक। और इस कंपोनेंट को, मैं कंटेनर को मान लिया कंटेनर बी, ठीक। मैं ये मानता हूं कि इस कंटेनर में जो, ये कंटेनर में जो वाष्प दाब है वो मेरा क्या है? P0A है, और ये वाष्प दाब जो है P0B है। कहोगे सर ये क्यों माने हो? बाबू ये आप लोग ध्यान रखना मेरे बंधु, कि P0A हो किसी भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में, अगर P के प्रेशर के ऊपर अगर 0 लग गई तो नॉट पढ़ोगे, वो उसके शुद्ध अवस्था को बताता है। इसका मतलब प्योर 100% एथेनॉल है, प्योर 100% जल है। और इनके जो मॉलिक्यूल यहां से ये मॉलिक्यूल, अगर ये पूरे वाटर भरे हुए हैं प्रिय बंधु, अगर इस दीवार पर जाकर जो दाब उत्पन्न करेंगे, इस दाब को P0B कहोगे। और ये भी प्योर एकदम बिल्कुल क्या है? 100% ये क्या है? शुद्ध इथेनॉल है, ठीक है। जब इनके मॉलिक्यूल इस दीवार पर जाकर वेपोराइज होकर दाब उत्पन्न करेंगे, तो इस दाब को आप क्या बोलोगे प्रिय बंधु? इस दाब को आप बोलना P0A। ऐसा क्यों? ऐसा ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं, P0 शुद्धता इंडिकेट कर रहा है कि प्योर मैं शुद्ध हूं, शुद्ध पदार्थों के वाष्प दाब हूं। लेकिन ए लगाया
ये कौन सा पदार्थ? इथेनॉल है। बी लगाया इसमें, बी किसको इंडिकेट करता है? जल को। क्लियर है? अब मैं ये भी बताता हूं इसके अमाउंट को, इसके अमाउंट तो कुछ लिए हो, जब अमाउंट प्रिय बंधु लिए हो तो मोल फ्रैक्शन होगा, इसका मोल अंश होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। तो मैं इसके मोल अंश तो एक द्वारा इंडिकेट करते हो, लेकिन इस मोल अंश x में मैंने a लगा दिया तो क्या हो गया? यानी एथेनॉल का मोल अंश, एथेनॉल का मोल अंश। और इसमें इसका भी मोल अंश मान लो कि x, क्योंकि इंडिकेट तो x से करते हो ना, तो इसको करते हो XB, यानी हो गया जल का मोल अंश। ठीक है? यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, एज इक्वल एथेनॉल या एज कोल्ड एथेनॉल कहोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज वाटर, वाटर के मोल फ्रैक्शन को तुम क्या इंडिकेट किए हो? XB से। क्लियर? अब ये बात ध्यान रखने वाली होगी, ये बात ध्यान रखना प्रिय बंधु कि यहां एक बात मैं बताने जा रहा हूं, वो बात को ध्यान से सुनना। क्या चीज? अब इस कंटेनर में ये जा रहा है, दोनों को मैं अब उलट कर इसमें ला रहा हूं, ये दोनों आएंगे, इसमें डाल दिया, तो बताओ ये शुद्ध बन गए कि अशुद्ध? अब ये अशुद्ध हो गए, यानी अब प्योर नहीं रहे, क्योंकि ये दो सब्सटेंसों का मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया। इट इज द सॉल्यूशन प्रिय बंधु। ये बन गया विलियन, विलियन प्योर नहीं होता है, क्या बन गया? विलियन। ठीक है? ये अब बताना चाहूंगा आप लोगों का, मैं विलियन का टोटल प्रेशर जो है वो मान लेता हूं क्या चीज? PS, PT, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको PT मत करो, PS कर लो। टोटल यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के वाष्प दाब को मैंने PS मान लिया, लेकिन अब एक बात बहुत आदरणीय और रोचनीय है, इस पर विचार करेंगे आप लोग। जो मैं कह रहा हूं विचार करना, इस पर बहुत गौर से देखना। अलग अलग था तो जल के P0A वाष्प दाब को इंडिकेट किया हूं शुद्ध अवस्था में, और एथेनॉल को P0A किया हूं, या ऐसे भी कहते हो PA0 भी कह सकते हो, PB0 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सॉल्यूशन की अवस्था में आ गए तो दोनों मिश्रण हो गए, तो मैं ऐसा करता हूं कि ध्यान रखना, यानी तुम्हारा कंपोनेंट A जो है, यानी कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B दोनों हो गए, तो कंपोनेंट A के वाष्प दाब को मैं यहां मानूंगा PA। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना शुद्ध अवस्था से इसका वाष्प दाब या तो कम क्या होगा? कंफर्म ही कम होगा। ठीक है? तो इसके अब वाष्प दाब या तो घटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन इसके बराबर तो नहीं हो सकते, तो इसलिए सॉल्यूशन के वाष्प दाब को मैं अलग मान लिया कि विलियन का, यानी किसका भाई? तो विलियन में कंपोनेंट A, दैट मींस एथेनॉल का वाष्प दाब PA है। एथेनॉल का विलियन में, मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं कि विलियन में ठीक है ना, C2H5OH का वाष्प दाब जो होएगा, ठीक है, वाष्प दाब जो होएगा ये होगा माफ करना PA। क्यों? क्योंकि एथेनॉल को A द्वारा इंडिकेट किया हूं, और विलियन में यही बात आपसे कहूं तो विलियन में जल का वाष्प दाब कितना होगा? जल का वाष्प दाब की बात करोगे प्रिय बंधु, तो जल का वाष्प दाब जो होगा वो कितना होगा? PB होगा। किसी को तो शक नहीं ना होगा, नहीं होनी चाहिए। और मोल फ्रैक्शन इसका जो होगा वही होगा, XA ही होगा। विलियन में भी इसका मोल फ्रैक्शन वही होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन XB ही होगा। ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जोगफल 1 होता है। तो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन मैंने लिया हूं, क्योंकि जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है? तो यहां बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन मैंने X माना, वही मोल फ्रैक्शन विलियन में भी होगा, और बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसका कंपोनेंट B का XB माना तो मैंने XB भी होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है
कि किसी विलयन में नियत ताप पर टेम्परेचर को नियत करना। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर नियत नहीं रखोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। इसलिए रॉल्ट ने पहले ही एक तुम्हें नोटिफिकेशन दे दिया, बता दिया, डिनोटेड कर दिया, बात को समझा दिया, पहले ही बोल दिया, ऑब्जेक्शन लगाया कि कोई भी मेरे थ्योरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक्सपेंड करते हो, उसको बताते हो तो ये टेम्परेचर नियत करके ही एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में स्टडी करना। क्लियर? तो इसमें क्या किया, टेम्परेचर को नियत कर लिया गया है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नियत है, नियत ताप पर बात किया है सारी बात घटना। तो कह रहा है कि नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक का वाष्प दाब अपने ही मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात बताओ तो बंधु, विलयन में विलय का वाष्प दाब कितना है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट लॉ के डेफिनेशन क्या कहता है कि कंपोनेंट ए का वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसका मतलब यह हुआ कि विलयन में जितने कंपोनेंट होंगे उस कंपोनेंट को आप पीए, पीबी, पीसी से इंडिकेट कर लेना। तो पीए का मतलब मैंने यहां पीए किसको दर्शाया? एथेनॉल को। एथेनॉल के वाष्प दाब मेरा यहां विलयन में कितना है? पीए। और यही एथेनॉल का मोल अंश पीए वाष्प दाब अपने ही मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रिय बंधु, ये बात जानते हैं कि जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, आप जानते हो इसका कांस्टेंट कहां है, कोई बताएगा? हाँ, यही कांस्टेंट है प्रिय बंधु। शुद्ध अवस्था में किसी भी सब्सटेंस का वाष्प दाब यानी पी नॉट जो निकाला जाता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो बदलता नहीं है, इट इज यूनिवर्सल, फिक्स होता है। जिस सब्सटेंस के तुम खोजोगे उसका यूनिवर्सल होता है, यानी ये नियत होता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं ये करता हूं कि पीए बराबर अब हो जाएगा जब समानुपाती चिन्ह हटेगा, तो जिस सब्सटेंस का तुम वाष्प दाब निकाल रहे हो उसी के समानुपाती साइन हटाओगे तो उसी का क्या आएगा? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बराबर में आएगा, यानी कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने मान लिया प्रिय बंधु। अब यहां लिखोगे ये क्या है, यानी विलय ए का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित विलय ए का वाष्प दाब। यहां लिखोगे शुद्ध अवस्था में विलय ए का वाष्प दाब, और ये लिखोगे विलय ए का मोल अंश। क्लियर हो गई? इसी प्रकार सिमिलरली करोगे, इसी प्रकार प्रिय बंधु करोगे मेरे भाई, देखो तो क्या लिखोगे? विलायक के लिए बात करोगे। इसको क्या किए हो जरा बताओ तो। जब इसको पीए किए हो तो इसके वाष्प दाब को पीबी नहीं लिखोगे, ठीक है? जब पीबी लिखोगे तो मोल फ्रैक्शन क्या है ये, ठीक है? तो वही बात लिखोगे, क्या चीज? वही ने डेफिनेशन कहा है कि किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलय या विलायक के वाष्प दाब अपने ही मोल अंश के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ कि अगर कंपोनेंट बी का वाष्प दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने ही मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? एक्स बी मैंने माना है। क्या होगा? एक्स बी के समानुपाती होगा। ठीक है, क्या होगा बताइए? एक्स बी के क्या होगा? समानुपाती होगा। यहां पे देखेंगे, मैं यहां समानुपाती चिन्ह का हटाऊंगा तो इसके ही शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब देखो कहां है? यहां पे है। ठीक है, तो अब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो अपने ही शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर, यानी वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं अपने ही मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर हो गई? यहां लिखोगे विलयन में उपस्थित विलायक बी, कंपोनेंट बी का वाष्प दाब
यहां लिखोगे शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट बी का वाष्प दाब और यहां लिखोगे कंपोनेंट बी का मोल अंश। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? समझ में आ गया होगा। यहाँ एक डेफिनेशन बन गया। यहाँ देख सकते हो, कोई पूछेगा कि वाष्पशील विलय के डेफिनेशन क्या दोगे, तो बोलोगे किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, चाहे किसी विलयन के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या किसी पदार्थ के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल अंश के गुणनफल उसके क्या होते हैं, यानी वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी विलय की, अगर यहाँ विलय ये है तो बोलोगे कि विलयन में उपस्थित विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मूल अंश के गुणनफल क्या होता है, विलय के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। वैसे ही बोलोगे क्या चीज, विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब क्या होगा, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया प्रिय बंधु? ये बात ध्यान में रखनी होगी। अब देखो एक और बातें बताओ तो आप लोग, पीएस बराबर क्या है? पीएस बराबर है, देखो कंपोनेंट दो गो, तो कंपोनेंट ए का वाष्प दाब कितना, पीए, कंपोनेंट बी का वाष्प दाब कितना, पीबी। तो देखो तो क्या हो जाएगा, तो क्या पीएस बराबर नहीं लिख सकते हो? मतलब कि व्यक्ति ए का भार ये है, व्यक्ति बी का भार ये है, और टोटल भार को इंडिकेट पीएस द्वारा, तो क्या दोनों को जोड़ूंगा तो पीएस के बराबर हो जाएगा, तो पीए प्लस क्या हो जाएगी, पीबी हो जाएगी। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी। यहां जरा देखिएगा, तो मैं कुछ करने जा रहा हूं, तो पीएस बराबर हो गया पीए प्लस पीबी। प्रिय बंधु, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के वैल्यू को मैं रखता हूं, ठीक है, पुट इन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी पी एस इक्वल हो जाएगा, इसके जगह पे कितना रखूं प्रिय बंधु, देखिए इसको रख दूं क्या, अवश्य ही, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया, पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, तो आप लिख सकते हो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, बोलो। यानी मैं अतः निष्कर्ष निकाल देता हूं ये बातें कि विलयन का कुल वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या कहेगा, नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलय एवं विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल अंश के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके ही मोल अंश के गुणनफल के जोगफल के बराबर होता है। यानी नियत ताप पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल तथा विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये देखिए, ये शुद्ध अवस्था में विलय के वाष्प दाब उसी के मोल फ्रैक्शन का गुणनफल है, अशुद्ध अवस्था में विलायक बी का वाष्प दाब एवं उसके मोल फ्रैक्शन का गुणनफल, इन दोनों गुणनफलों का जोगफल जो है वो क्या है, कुल विलयन के जोगफल के बराबर है। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा प्रिय बंधु? यहीं तक हम लोग कंप्लीटली अपना उत्तर देंगे कब, जब ये प्रश्न 2 नंबर में आएगा तब। मेरे बात को फिर से समझ ले एक बार, जब अलग अलग होता है तो मोल फ्रैक्शन मान लिया है, ये बात को फिर से एक बार समझा देना चाहूंगा, तब उसके बाद लिखवाना प्रारंभ करता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई सब्सटेंस अकेला होता है तो प्योर स्टेट में होता है, तो प्योर स्टेट यानी शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब को मैं कर दिया पी ए नॉट, या कह सकते हैं पी नॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का मोल अंश कुछ ना कुछ होता है, इसका मोल अंश मैंने मान लिया एक्स ए, वैसे ही जल को मैंने बी कंपोनेंट मान लिया, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को मैं पी नॉट बी द्वारा इंडिकेट कर दिया। और आप जानते हो किसी भी सब्सटेंस का मोल अंश कुछ ना कुछ तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख चुका है क्या प्रिय बंधु, देखो क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ आप लोगों को कि ये जो है एक्स बी विलायक बी का मोल फ्रैक्शन है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चले, ऑफ कोर्स देखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलता हूँ।
अब इन दोनों को मैंने दोनों कंपोनेंटों को मिलाकर बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया, द्विअंगी विलयन बना लिया। तो विलयन का वाष्प दाब याद रखना, विलयन के रूप में जब ये होंगे तो इनके वाष्प दाब से इनका वाष्प दाब विलयन में कम या अधिक हो सकता है। इसका बात करें तो इसके वाष्प दाब से कंपोनेंट बी के वाष्प दाब कम बेशी हो सकते हैं। इसलिए वाष्प दाब बदलने के चलते मैं सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मतलब एथेनॉल का इसका मैंने पीए द्वारा वाष्प दाब मान लिया। ये विलयन में अवयव अर्थात एथेनॉल का वाष्प दाब है, और यहां मैंने माना विलयन में कंपोनेंट बी का वाष्प दाब को मैंने पीबी द्वारा इंडिकेट कर दिया, लेकिन मूल अंश नहीं बदलेगा प्रिय बंधु। मूल अंश विलय ए के एक्स ए ही रहेगा और ओ एक्स बी ही रहेगा। तो डेफिनेशन कहता है कि नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के वाष्प दाब अपने ही मोल अंश अर्थात प्रत्येक अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मैंने बताया कि कंपोनेंट ए के वाष्प दाब विलयन में पीए है और ये पीए अपने ही मोल अंश के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो पी नॉट ए आता है, याद कर लेंगे आप लोग। ये शुद्ध अवस्था को दर्शाता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये किसी जिस सब्सटेंस का ये पी नॉट ए निकल जाएगा वो फिर बदलता नहीं है, ठीक है। और वैसे ही पीबी समानुपाती अपने ही मोल फ्रैक्शन एक्स बी के, और जब समानुपाती चिन्ह हटा तो उसी जो यहाँ सब्सटेंस है उसी के नॉट बी यहाँ अगर पी बी है तो नॉट बी आएगा गुणनफल में, पी ए है यहाँ पी ए है तो पी नॉट ए आएगा। क्लियर हो गया। अब मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। देखिए मिटाता हूँ प्रिय बंधु और मैं आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन का उत्तर दे दूँ। देखेंगे तो ये बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा डायरेक्टली कैसे, इसकी ये सन 1886 ईस्वी में रॉल्ट नामक वैज्ञानिक था। वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों पदार्थों के लिए नियम क्या किया था, दोनों पदार्थों से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया था जो राउल्ट का नियम कहलाता है। तब उसने ये कहा कि ये नियम दोनों पदार्थों के लिए दो प्रकार से क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो पहले बताया ये चीज़, क्या चीज़, वाष्पशील विलय के क्वेश्चन कहेगा, ऐसे क्वेश्चन भी कहता है वाष्प दाब से क्या समझते हैं। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम को लिखें तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें, या डायरेक्ट कह देगा राउल्ट के नियम से क्या समझते हैं, तभी आप लोग को सूत्र लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है वाष्प दाब से क्या समझते हैं, ठीक है, तथा वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। ये देखेंगे क्वेश्चन, तथा यहां लिखेंगे वाष्पशील, या इसी को बोलती हूँ उड़नशील विलय पदार्थों के लिए, ये याद रखेंगे पदार्थों है प्रिय बंधु, पदार्थों है ना, पदार्थों, थोड़ा साफ करता हूँ क्लीन आप लोगों के लिए। पदार्थों के लिए, पदार्थों क्या है, पदार्थों, ठीक है ना,
हाँ हटाइए देते हैं, वहाँ से हटाइए, परेशान करें। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, बोर्ड भी हटाइए इसको, यहाँ से परेशान कर रहे हैं। तो पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम को लिखें, ऐसे भी होगा, या अथवा ये भी बात कहेगा, अथवा वाष्पशील पदार्थ के लिए ऐसे कहेगा, वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट के नियम से क्या समझते हैं, तभी उत्तर वही देंगे। ठीक है, ये क्लियर प्रिय बंधु, आप लोग का मैंने वाष्प दाब का डेफिनेशन दे दिया है। ये तो लेक्चर 16 से क्या है, 15 या 16 में आप लोग को मैं दे दिया हूँ, 16। ठीक है, तो उसमें आप लोग डायरेक्टली हेडिंग है वाष्प दाब से क्या समझते हैं, तो वहाँ से आप लोग वाष्प दाब का डेफिनेशन लिख लेंगे। क्लियर है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं ये लिखवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये बात लिखेंगे। ठीक है, क्या चीज़, सन 1886 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने वाष्पशील सॉरी एक बात यहाँ लिखना पड़ेगा, वाष्पशील विलेय पदार्थों के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर नियत ताप छोड़ दिया प्रिय बंधु, माफ कीजिएगा, नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का वाष्प दाब
अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। मान लेते हैं, माना कि इसको बंद कर दीजिए इन्वर्टर कोमा। माना कि किसी विलयन में दो अवयव विलेय ए एवं विलायक बी उपस्थित है तथा इसका वाष्प दाब क्रमशः PA एवं PB है। साथ ही विलेय का मोल अंश XA एवं विलायक का मोल अंश XB हो तो विलयन का वाष्प दाब PS होगा। प्रिय बंधु, मैं आप लोगों से ये बात कहूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि ये चीज आप लोगों को रहनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे अब क्या करूंगा, इसके मिटाऊंगा, उसके बाद थ्योरी को प्रूव करूंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, PA PB और XA XB पर ध्यान रखना। शुद्ध अवस्था मैं जान चुका हूं कि जिस कंपोनेंट की वाष्प दाब रहेगी उसी के नॉट अगर इस्तेमाल करेंगे तो शुद्ध अवस्था में होगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, थ्योरी में आएगा। ठीक है, चलिए मैं साफ करता हूं, क्लियर करता हूं, जरा ध्यान दें। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं थ्योरी को सिद्ध कर सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से क्या राउल्ट साहब ने बोला कि जो विलयन में कंपोनेंट A और B का वाष्प दाब PA PB है वो अपने मोल फ्रैक्शन के समानुपाती। बताओ तो यहां दिखा दो फिगर में, जरा देखिएगा, ये रहा विलयन, यही ना। तो विलयन में कौन था, कंपोनेंट A था और कंपोनेंट कौन था, B था। इसका मोल फ्रैक्शन क्या था, XB, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या था, पिछले फिगर से देख लेंगे, XB था, XA था, माफ कीजिएगा। और इसका वेपर प्रेशर क्या था, P, आप लोग बोलोगे, इसका वेपर प्रेशर क्या था, PB। ये आप लोग लिखकर फटाफट विदा करेंगे, ठीक है, जब चैटिंग चलता है तो। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहां पे, ये आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि ये हो गया। तो ये बोलता है कि ये जो होता वेपर प्रेशर इसके मोल अंश के समानुपाती होता, इसका वेपर प्रेशर जो होता इसके मोल अंश के समानुपाती होता। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से विलेय पदार्थ
पदार्थ ए का वाष्प दाब यानी PA, ये लिखोगे ना, PA बर क्या होगा, समानुपाती क्या चीज, विलेय का मोलंस, विलेय का, मिटाता हूं, विलेय का मोलंस, क्या करोगे, विलेय का मोलंस XA, क्लियर। तो क्या मैं अर्थात लिख सकता हूं, अर्थात ऐसा या करके, या PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA, क्लियर है। अब देखो समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक और कंटेनर थी ना, दो कंटेनर थी ऐसे, एक यहां था एक यहां था, दोनों को मिलाकर ये बना था। तो इसका बताओ वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में क्या था, बोलो ना, P0A था, ठीक है। तो यहां जब समानुपाती हटेगा तो नॉट आएगा, यानी याद रखो ना, समानुपाती हटता है तो इसी का जीरो वाला अवस्था आता है, PA के नॉट लगा के जीरो रख देना, ठीक है। तो हो जाएगा क्या चीज, PA बराबर कुल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इक्वल P0A इंटू XA, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो। एक चीज और यहां पे ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से मैं करता हूं इसी प्रकार, सिमिलरली करता हूं इसी प्रकार, किसके लिए भाई, इसी प्रकार विलेय नहीं, अब विलायक पदार्थ V का वाष्प दाब यानी PB विलायक का मोलंस XB। अब आप लोग लिख सकते हो, या PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB, हटाओगे तो क्या होगा, इसी के नॉट उठा लाओ ना, काहे टेंशन लेके जीरो प्रिय बंधु, यानी PB लिखो, यहीं इसी को उतारो, PB लगा लो ऊपर जीरो इंटू XB, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो बिलियन का, अब बिलियन का कुल वाष्प दाब PS बराबर क्या होगा, विलेय का वाष्प दाब यानी PA प्लस विलायक का वाष्प यहां दिखाता हूं, वाष्प दाब PB, अर्थात मैं लिख सकता हूं प्रिय बंधु, अब ना आप लोग देख सकते हैं क्या लिख सकता हूं मैं, आप लोग तो भली भांति बता सकते हैं, इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, क्या बताइए। तो मैं लिख सकता हूं कि सर, यह लिख सको, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो सर, PS बराबर आप लिखो PA प्लस PB, इक्वेशन 3 मैं लिखूंगा क्या, समीकरण 3 में, समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर प्रिय बंधु PS बराबर हो गई PA प्लस PB, या PS बराबर हो गई प्रिय बंधु, देखिए तो PA का मान कितना रखे हो प्रिय बंधु, है तो रख देता हूं P0A इंटू XA प्लस PB कितना है प्रिय बंधु, यहां देखोगे, यहां नहीं, यहां देखो, तो P0B इंटू XB, यही जो है टोटल, यानी रोल्ट के नियम से
जब दोनों कंपोनेंट वाष्पशील हो तो राउल्ट के नियम का व्यंजक है यही। इसी को कहेंगे क्या चीज कि ये टोटल विलयन का वाष्प दाब है। लिखो समीकरण 4। आप लोग का 2 नंबर में या 3 नंबर में ये प्रश्न आएंगे तो वहां से लिखते हुए आप लोग उत्तर यहां देना होगा, यहां तक, ठीक है। आता है वाष्पशील विलेय एवं विलायक का व्यंजक समीकरण 4 है। दैट्स ऑल, कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। लेकिन इतना से मैं बैठने वाला नहीं हूं भाई, इससे न्यूमेरिकल को हल करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो इसको सिंप्लीफिकेशन मैं करने जा रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल को हल करने में इजी होगी। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आएंगे तो आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्लास दूंगा, ठीक है। तो पहले इस पर बात करते हैं और इसको भी मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, इसको क्या करता हूं, इसको आप लोग कर ले, तो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। और मिटाने के बाद आप लोग को मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी बची हुई है इसके बारे में लिख देता हूं और तब उसके बारे में फिर न्यूमेरिकल को बताया जाएगा, ठीक है। हाँ तो प्रिय बंधु देखिए, जब आप लोगों ने देखा ये चीज़ें, आप लोगों के मैंने ये थ्योरी मैंने दिखाया नीचे, अब इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आप लोगों ने देखा पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही ना, इससे डेफिनेशन मैं देता हूँ। इस बात को, ये थ्योरम हम लोग को मिला था समीकरण 4, यही मिला था। मैं लिखता हूँ अतः नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलेय एवं विलायक के वाष्प दाब एवं उसके मोल अंश के गुणनफल के योगफल विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी विलयन के कुल वाष्प दाब यही होता है। टेम्परेचर को नियत रखना, विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन का गुणनफल निकालना, विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन का गुणनफल निकालना और दोनों को जोड़ देना यानी जोगफल कर देना, वही विलयन के कुल वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर प्रिय बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको डिराइव करता हूँ ताकि आप लोगों को सूत्र को, न्यूमेरिकल को हल करने में थोड़ा इजी हो। मैं इसे अब मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, चलें आगे ना, चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले मंजिल की ओर और इन सूत्रों को 2 टर्मों में मैं डिवाइड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा विलयन के टर्म में।
ताकि न्यूमेरिकल हल करने में इजी हो। जरा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी बिलियन का चूंकि लिखना ना डायरेक्टली, ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए है, याद रखना। आप लोग के यहीं तक राउल्ट का नियम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ लिखने से इससे ज़्यादा मत लिखना, कंप्लीट यहीं तक राउल्ट का नियम है। क्लियर ना? आप लोग को ये न्यूमेरिकल हल करने के लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं क्लासीफाइड यानी सूटेबल कर छोटा सा कर देता हूँ कि आप लोग को आसानी हो। चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, हम ही जानते हैं। आई नो यू नो यार, सभी लोग जानते हैं, हम ही नहीं जानते हैं। देखो क्या जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हो किसी भी बिलियन, बताओ इस बिलियन में कितने कंपोनेंट थे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना, 1। ऐसा क्यों? किसी भी बिलियन का मोल अंश या मोल प्रभाज्य कितना होता, 1। बाइनरी सॉल्यूशन था, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, एक टर्म यहाँ और एक टर्म वहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एक करता हूँ एक्स ए बराबर मैं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी होगा। ऐसा क्यों? इधर प्लस में उधर गया माइनस में। कोई दिक्कत है तो बोलो प्रिय बंधु। ये लागू कब होगा, ये कब इस वैल्यू में पुट करोगे, ये किस कंडीशन में लागू होगा, ये बात आप लोगों के लिए सोचना होगा। जब P नॉट बी प्रश्न में बड़ा देखना और P नॉट ए क्वेश्चन में छोटा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इस सूत्र को अप्लाई करोगे जो मैं निकालने जा रहा हूं, जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। क्लियर ना? देखना जरा, तो यहां मैं उतारता हूं पी एस बराबर प्रिय बंधु P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो आइए देखिए, अब मैं ए के एक्स ए के जगह पर इनको पूरा को रखता हूं, तो इसके जगह पर रखेंगे तो देखो पी एस बराबर हो गया प्रिय बंधु, क्या पी नॉट ए के जगह पर पूरा मान रखेंगे, सॉरी पी नॉट को रखेंगे इनटू में, पी नॉट ए इसके जगह पर ई पार्ट पूरा रखेंगे, इतना होल पार्ट को, तो मैंने भी कोष्टक ले लिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। चले आगे देखिएगा, गुणा कीजिए। तो आप गुणा करने में तो माहिर हो यार, गुणा कौन नहीं जानता। इसमें एक में गुणा करोगे तो वही चीज़ चर राशि यही हो जाएगी, यही है ना, मतलब यही हो जाएगा। अब माइनस के साइन अब उसके साथ जाएगा तो कहेगा कि पी नॉट ए इंटू एक्स बी कहेगा अपने आप को। अब प्लस का साइन है, अब पी नॉट बी इंटू क्या है एक्स बी। एक ऐसा काम करता हूँ प्रिय बंधु, मैं इसको पहले और इसको बाद में करता हूँ, ऑर्डर चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मैं इसको पहले लाता हूँ, जरा देखिए कैसे करता हूँ। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी एस बराबर, इसको पहले लाओ, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, अब माइनस तो चिन्ह अब कहीं रहेगा ही, कोई जरूर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको लाता हूँ, ठीक है। अब एक बात रुक जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कॉमन वाले को एक साथ लेना। ये देखो इसमें एक्स बी और एक्स बी कॉमन है प्रिय बंधु, हम इसको कॉमन करना चाहेंगे। इसको हमें कॉमन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी को तो खुद गुणा करके लाया हूँ। तो कॉमन पार्ट ये प्लस पहले हो गया, माइनस को बाद में लाता हूँ, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब देखो ये प्लस साइन है यहाँ पे, प्लस मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रिय बंधु, पी एस बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्या बी बी को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो गया एक्स बी जब कॉमन किया तो पी नॉट बी माइनस हो जाएगा पी नॉट ए। बोलो किसी को संदेह है? अब प्लस हो जाएगा पी नॉट ए। अब न्यूमेरिकल को हल करने में देखिए आसानी क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ था कि मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी दोनों को रखना था और गुणा करके जोड़ना था। इसमें क्या है, इसमें देखो कि बी के वेपर प्रेशर में शुद्ध अवस्था में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, अब मोल फ्रैक्शन से बी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करके फिर इसके वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे, निकल जाए। कितनी आसान हो गई।
अब आओ प्रिय बंधु यहाँ चलो देखिएगा, तो अब यहाँ पे आपने ए का वैल्यू निकाला था, अब बी निकालता हूँ, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होएगा 1। तो अब निकालता हूँ एक्स बी बराबर क्या होएगा, तो एक्स बी बराबर प्रिय बंधु हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ये कंडीशन कब लागू होगा, ये कंडीशन कब लागू होगा, जब यहाँ ए बड़ा होगा। क्या याद करना ये बातें, पी नॉट ए बड़ा होगा पी नॉट बी से, क्वेश्चन में बात को ध्यान रखना होगा कि बड़ा होगा तब, ठीक है। तो अब देखो, अब इस वैल्यू को मैं पुट करना पसंद करूंगा कहाँ, इस थ्योरी में, ठीक है। पी एस बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब प्लस होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, जरा देखिए एक्स बी की वैल्यू कितना है, इतना, उनकी जगह पर रखना चाहूंगा। तो देखो पी एस बराबर हो गई प्रिय बंधु पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब प्लस हो जाएगा पी नॉट बी, और पूरे पार्ट में ये इतना रखना होगा ना, ओ सॉरी थोड़ा सा याद करें, यहाँ ए होएगा, ये बात ध्यान रहे क्योंकि ए को उधर ले गया हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ओके, अब चलता हूँ, देखिए यहाँ पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू होगा एक्स ए, अब प्लस, ध्यान रखेंगे गुणा कर रहा हूँ, तो पी नॉट बी, अब माइनस हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब देखिए मैं इसको यहाँ लाता हूँ ताकि इसमें ए और ए को मैं कॉमन कर सकूँ, या पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या होएगा एक्स बी, अब प्लस हो जाएगा पी नॉट बी। आगे चलता हूँ, देखिए अब थोड़ा सा याद करें, यहाँ पे ध्यान रखें मल्टीपल है, यहाँ एक्स ए है, देखिए एक्स ए है, ठीक है। यहाँ पूरा पार्ट को देखें, पी नॉट बी इंटू एक्स बी उतारा। अब देखिए यहाँ पी एस बराबर मैं निकाल लेता हूँ, इसको कॉमन करता हूँ, तो मेरा निकल जाएगा एक्स ए, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस हो जाएगा पी नॉट बी। प्रिय बंधु ये बात ध्यान में रहे, आप लोगों को बता दूं कि यही थ्योरम से मैं न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलता हूं और इस पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्लियर, और नहीं तो मैं एक और वीडियो पहले डाल लेता हूं, और एक वीडियो में आपकी अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम भी बता दें, ठीक है। और ये बात याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक ब्राह्मी में आ चुका है कि वाष्प दाब से क्या समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी पूछा है क्या चीज़, ये अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम यानी वाष्प दाब भी पूछा है डेफिनेशन में, ठीक है। ये भी कहा है कि वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम से क्या समझते हैं, अवाष्पशील विलय के लिए भी राउल्ट के नियम से क्या समझते हैं। ये दोनों थ्योरम को 5 नंबर में पूछा था, 2 ए और बी क्वेश्चन करके दिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।